हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, तो उसके आगे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन की तरफ। तो इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर दो बातें होती है, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है, वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ओवरऑल, जैसे कि हमारा चलना, उठना, खाना, सोचना। वहीं अगर इंटरनल बॉडी की बात करें तो जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, हार्ट का बीट करना, सांस लेना, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है इसमें ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। वहीं जो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। और जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम कहीं तो क्या करता है कि रैपिड एक्शन दिखाता है, वहीं जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये काफ़ी स्लो रहता है इसके कंपैरिजन में। तो समझते हैं पहले नर्वस सिस्टम को डेफिनेशन से। नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स। नर्वस सिस्टम क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, किस चीज़ का? नर्व्स का और नर्व सेल्स का। वही बात करें नर्व सेल्स की तो इनको न्यूरॉन भी कहा जाता है। और जो न्यूरॉन है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किस चीज़ की? नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किस चीज़ की? नर्वस सिस्टम की। और अब ये काम क्या करते हैं? नर्व और जो नर्व सेल्स हैं ये काम क्या करते हैं, या न्यूरॉन काम क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? दैट कैरी मैसेजेस टू द एंड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो बॉडी के हमारे अलग अलग पार्ट हैं वहाँ से क्या करते हैं? मैसेजेस को कैरी करते हैं और स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। जो भी कोई एक्शन होता है हमारी कहीं भी बॉडी पार्ट पर या कोई भी सेंसेशन होती है तो वहाँ से जो उस मैसेज को लेकर नर्व सेल्स और नर्व लेकर जाते हैं स्पाइनल कोड के द्वारा और क्या करते हैं? हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद ब्रेन क्या करता है? उस मैसेज को एनालाइज करता है और उसके बाद वहाँ पर क्या करता है कि वो रिएक्शन देता है। स्पाइनल कोड के द्वारा मैसेज जाता है और जहाँ साइट पर एक्शन होता है वहाँ पर होना होता है, वहाँ पर एक्शन होता है। तो ये होता है नर्वस सिस्टम। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, मैंने किसी गर्म तवे पर रख दिया तो सेंसेशन होती है। तो सेंसेशन क्या करती है? इस बड़ी फास्ट क्विकली रैपिडली क्या करती है कि एकदम स्पाइनल कोड के द्वारा हमारे माइंड तक जाएगी और वहाँ से एकदम रिएक्शन होगा कि भाई यहाँ से अपना हाथ हटा ले, और मैं एकदम से अपना हाथ हटा लूँगा। तो इतना क्विक फास्ट करता है हमारा नर्वस सिस्टम। वहीं बात करें हम नर्वस सिस्टम के अंदर, तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या दो चीज़ होती हैं, एक होता है CNS, एक होता है PNS। तो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो सेंट्रल में जो नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हमारी बॉडी है तो बिल्कुल सेंटर में एक इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कोड। तो ब्रेन जो होता है इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन को कहा जाता है मास्टर ऑफ द नर्वस सिस्टम और ब्रेन को ही कहा जाता है कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन को ही कहा जाता है नर्वस सिस्टम का मास्टर और कंट्रोल सिस्टम, या कहें तो सेंटर भी कहा जाता है। तो इन नामों से जाना जाता है ब्रेन को। और जो ब्रेन होता है ये स्कल के अंदर इंगेज होता है। जो स्कल होता है हमारा उसके अंदर इंगेज होता है ये ब्रेन, केज के अंदर होता है, लाइज विद इन द स्कल, स्कल के अंदर होता है हमारा ब्रेन। स्पाइनल कोड की बात करें तो जो स्पाइनल कोड है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कोड क्या है कि एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है जो कहाँ से निकलती है? फ्रॉम द ब्रेन थ्रू फोरामेन मैग्नम। तो ये ब्रेन से निकलती है, कहाँ से? फोरामेन मैग्नम से ये निकलती है। जो स्कल है हमारा, जो ब्रेन का जो स्कल है वहाँ पर एक क्या है कि एक होल है और एक ओपनिंग है। तो वहीं से क्या है कि ये जो स्पाइनल कोड है वहीं से निकलती है। हम ये भी कह सकते हैं जो ब्रेन है ना उसका जो एक्सटेंड पार्ट जो एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह आगे निकल गया है वही स्पाइनल है, ब्रेन का ही पार्ट है ये। पर ये निकल कहाँ से रहा है? फोरामेन मैग्नम से। इसको ध्यान रखना आप। इट लाइज विद इन वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम, तो ये क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर केज रहेगी भी। तो क्या है कि ये प्रोटेक्ट हुआ है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। वर्टिब्रल कॉलम भी क्या है कि एक हड्डी है
वर्टिबल कॉलम भी एक हड्डी है, तो उसके अंदर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर सेफ रहती है और उससे प्रोटेक्टेड रहती है। वहीं अगर ब्रेन की बात करें तो स्कल के अंदर ये प्रोटेक्टेड रहता है। और बोथ आर कवर्ड बाय मेनिंजेस। तो जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या है कि कवर्ड रहती है किसके द्वारा, ये क्या है कि एक लेयर है मेम्ब्रेन की, जो कि ये 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है मेनिंजेस की। इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं CSF, सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड इसको कहा जाता है, सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर। तो क्या है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। CSF इसका फ्लूइड होता है जिसके अंदर पाया जाता है और ये 3 लेयर के अंदर कवर्ड होती है मेनिंजेस। अब वहीं बात करेंगे हम PNS की। तो PNS बेसिकली होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो पेरिफेरल का मतलब होता है जो सेंटर से जो हटके जो चीज़ें निकल रही होती है, जैसे सेंटर है तो जो आजू बाजू से जो चीज़ें निकलती है उसको पेरिफेरल कहा जाता है। तो आप नाम से समझ पा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो सारी किस में आती है, वो आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। जो भी नर्व्स होती है जो आउटसाइड होती है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से तो वो किस में आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पर ये निकलती कहाँ से, ब्रेन से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से। जो ब्रेन से निकलती है उनको कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि ब्रेन को क्या कहा जाता है, क्रेनियम। और जो स्पाइनल से निकलती है उनको कहा जाता है स्पाइनल नर्व। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 तरह की होती है, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बात करेंगे सबसे पहले इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम ANS भी कहते हैं शॉर्ट में। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो जब भी ध्यान रखें ये आए शब्द विसरल ऑर्गन्स, तो विसरल किससे रिलेटेड है, मतलब कि कुछ इंट्रा बॉडी के इंटर पार्ट की बात कर रहा है तो इंट्रा उसके लिए यूज़ होता है कि मतलब इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लिए। तो विसरल तो क्या करता है कि कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स, विसरा। तो क्या है कि जो इंटरनल बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है या क्योंकि वो होती है कौन सी, वो इनवॉल्यूंटरी होती है, वो अपना आप ही होती है, हमारी इच्छा से नहीं होती। जैसे कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारी इच्छा से तो होती नहीं है, तो इनवॉल्यूंटरी होती है। तो उन सब में कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। हम बात करेंगे सिंपैथेटिक की। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है कि प्रिपेयर्स बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस। तो इसके अंदर जो बॉडी होती है वो जो एकदम सडन स्ट्रेस आ जाता है कभी कभी माइंड पे, जैसे मान लो कोई भोकाल या कोई डरावनी चीज़ देख ले तो हम एकदम सडन स्ट्रेस आ जाता है, तो उस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है ANS के अंदर। वहीं अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक की तो बॉडी इसके अंदर क्या होती है, प्रिपेयर्स फॉर रेस्ट। तो ये रेस्ट में रहती है बॉडी तब ये प्रिपेयर होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी हमारी बचाती है इसके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। अब बात करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, SNS भी कहते हैं। इसके अंदर कंट्रोल्स वॉलेटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, या कहें तो सोमैटिक फंक्शन। जो स्केलेटल मसल्स, जो हमारा स्केलेटल मसल होता है उसके जो मूवमेंट होती है, उनके जो एक्शन होते हैं, या कहें जो सोमैटिक फंक्शन होते हैं जो हम अपनी खुद की इच्छा से करते हैं, तो इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, उन चीज़ों को करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये था हमारा एक ब्रीफ नर्वस सिस्टम। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। तो चलिए चलते हैं। तो अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्लैंड्स क्या करते हैं। सेक्रेटरी ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये क्या करते हैं कि सेक्रेटरी ऑर्गन इनको कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन जो होते हैं हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं या कहें तो सिक्रेट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को। तो उन केमिकल सब्सटेंसेस में क्या आते हैं, जैसे कि एंजाइम हो गए, हमारे हार्मोन हो गए, जूसी सिक्रेशंस हो गई। तो ये सब क्या आते हैं, हमारे केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। तो ग्लैंड्स की बात करें तो 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। वहीं बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो ये इनके अंदर डक्ट्स यूज होते हैं। डक्ट्स लेस मीन्स आप ये समझते हैं कि विदाउट एनी मीडियम, तो इसमें कोई मीडियम, कोई पैसेज,
नहीं प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका आप समझिए कि ये डक्टलेस है और ये सिक्रेट करते हैं हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो जो ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रेट करते हैं विदाउट एनी मीडियम। वहीं अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये डक्ट्स यूज़ करते हैं, इनका एक पर्टिकुलर एक पैसेज होता है, एक मीडियम होता है और ये सिक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस ऑन सरफेस ऑफ जीआई ट्रैक्ट, लाइक जैसे मतलब कि जीआई ट्रैक्ट हो गया या रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। तो इस तरीके से ये क्या सिक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस को। वहीं हम बात करते हैं पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, हम वर्किंग को समझेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट हॉर्मोन्स केमिकल मैसेजेस, तो इनको क्या कहा जाता है, केमिकल मैसेज भी कहा जाता है, जैसे कि एंजाइम या हार्मोन दैट एक्ट ऑन द टारगेट इशूज़। तो जो ये क्या करते हैं, जाके एक्ट करते हैं कहाँ पर, जो हमारा टारगेट इशू है, जहाँ पर कि हमें इन्फ्लुएंस करना है, एंड ऑर्गन्स वेयर दे इन्फ्लुएंस सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो वहाँ पर जाके क्या करना होता है, सेल की ग्रोथ को या जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, चाहे वो इनहिबिट करना हो चाहे उसे स्टिमुलस करना हो अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स को, दैट वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं उस एक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर टिश्यू पर, जिससे कि वो इन्फ्लुएंस कर सके उसकी सेल ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म में। तो इसकी वर्किंग को आप पहले समझिए, मैंने कोशिश करी इसको एक डायग्राम से समझाने की। जिससे मान लीजिए ये है हमारा टारगेट सेल, तो सेल्स क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज, जिससे हार्मोन रिलीज होता है, तो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक बाइंडर, हार्मोन बाइंडर पर ही क्या करता है, ये एक्ट करता है, बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर पर। तो जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है इसी पर बाइंड करता है, जैसे कि आप देख पा रहे। तो उसके बाद क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है। अब देखिए हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। तो ये क्या करता है, जो हार्मोन होता है ना, ये स्टिमुलस कहाँ से होता है, सेल के द्वारा, और उसके बाद ये अराइव एट टारगेट टिश्यूज। तो जहाँ पर परफॉर्म एक्शन करना होता है वहाँ पर उस टिश्यू पे ये जाता है हार्मोन, और उसके बाद क्या होता है, बाइंड होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से। जैसे कि आप देख रहे हैं हार्मोन आया और स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, उसके बाद ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। और जब ये एक्शन परफॉर्म करता है तो क्या होता है कि जैसे आप इसमें समझेंगे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, जैसा कि मैंने आपको इसी चैप्टर में पीछे पढ़ाया था शायद सेकंड क्लास में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, उसमें क्या होता है कि अगर कोई हमारा वर्किंग चल रहा है, जैसा कि हमारा कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या होता है कि जो हार्मोन होता है वो लगातार रिलीज होता रहता है, तो वो बनता रहता है, सिक्रेट होता रहता है। तो क्या होता है कि जैसे ही मान लो हमारा जो वर्क है या एक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो होना बंद हो जाता है। जब वो बन रहा होता है हार्मोन, तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वहीं अगर जब ये कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रोसीजर और उसके बाद क्या होता है कि हार्मोन बनना अपना आप ही बंद हो जाता है, तो उसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो एक्शन रिवर्स थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सॉरी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आप अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को नहीं समझा तो आप सेकंड क्लास में जाकर देख सकते हैं इसी की प्लेलिस्ट में। तो ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की। तो चलिए चलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की स्लाइड पर। तो कम्युनिकेशन में अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। इसको समझेंगे हम सबसे पहले डेफिनेशन से। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट sensations of sight, hearing, balance, smell and taste. All these senses considered to be separate and different from each other. जो sensations होती है जैसे कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल साइट की, जैसे कि हम चलते हैं रोड पे तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो फ्लोर है तो कितना मतलब ऊपर है कितना नीचे है, या वर्टिकल एक सेंस होता है हमारा जो काम करता है हमारी बॉडी को बैलेंस करने में। हेयरिंग के लिए चाहे हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं तब एक सेंस होता है, या कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं कि सेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में हम उनको परसीव कर पाते हैं। जो हम परसीव करते हैं सेंसेस से, ये जो सेंसेस हैं ये सारी सेंसेस जो मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग हैं और एक सेम टाइम पर ही हम परसीव कर सकते हैं। वहीं जो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दो तरह के क्या हैं, सेंस हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या आते हैं जैसे कि साउंड और
वर्बल कम्युनिकेशन में आता है जैसे साउंड, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं जैसे कि मूवमेंट, बॉडी का पोस्चर, या स्केलेटल, जो हमारा स्केलेटल है उसका क्या है कि डायरेक्शन देना। तो ये सारी चीज़ें आती है। जैसे एक हम एक्सप्रेशन देकर, तो कुछ में आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो इतना हम ध्यान रखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम चलेंगे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हम चलेंगे, हम समझेंगे जो हम इनटेक लेते हैं ऑक्सीजन का किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो नेसेसरी है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि किस तरीके से जो है ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है और वहाँ से ब्लड के तक ये मिक्स होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है नेज़ल कैविटी। जब हम इनहेल करते हैं एयर तो यहाँ नेज़ल कैविटी में एयर जाती है। उसके आगे देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पोर्शन है जहाँ पर क्या होता है कि हम जो फूड लेते हैं वो और जो हम एयर लेते हैं इनहेल करते हैं, वहाँ क्या है कि दोनों के लिए एक ये कॉमन पाथ है फेरिंग्स। इसके नीचे देखेंगे फेरिंग्स के नीचे आप देखेंगे ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जहाँ से वॉइस निकलते हैं, तो वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है, लैरिंग्स को। उसके आगे जब एयर चलती है तो यहाँ से आती है ट्रैकिया में। यहाँ से देखेंगे ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो रहा है टू ब्रोंकी में। टू ब्रोंकीज में क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दो लंग्स होते हैं तो एक लंग्स में एक ब्रोंकी जा रही है। तो आप देखेंगे यहाँ से ट्रैकिया आने के बाद यहाँ पर दो ब्रोंकी में दो लंग्स में दो ब्रोंकी जा रही है। उसके बाद जब एयर ब्रोंकी में आती है तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो एक ब्रांच लाइक निकली हुई है ब्रोंकी की, तो इनको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स में जाती है। उसके बाद वहाँ से जाती है अल्वियोली में। अल्वियोली क्या है कि जो छोटे से जो मतलब छोटे छोटे जो एयर सैक है, मतलब छोटे छोटे हवा के गुब्बारे कह सकते हैं ना, तो उनके अंदर जाके ये हवा भर जाती है। और वहीं पर क्या होता है कि जो हमारे ब्लड का जो ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज होता है वो यहीं पर होता है अल्वियोली के अंदर। तो आप समझ पाए किस तरीके से पाथ काम कर रहा है। सबसे पहले नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियल्स, फिर अल्वियोली। तो और अल्वियोली के अंदर क्या हो रहा है कि ब्लड के अंदर ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है और ब्लड के साथ एक्सचेंज कर रहा है ऑक्सीजन को अल्वियोली के अंदर। तो इस तरीके से ऑक्सीजन हम लेते हैं और लीवर से ब्लड तक पहुंचती है। उसके बाद फर्दर ऑन ब्लड उसको आगे लेके जाता है हमारे बॉडी सेल्स तक। तो ये था हमारा ऑक्सीजन का पोर्शन कि भाई ऑक्सीजन का इंटेक किस तरीके से किया जाता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल एंड साल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है। जो वही बात करें वाटर, जो क्या करता है कि हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए काम में आता है, वाटर बैलेंस करता है। तो ये क्या है कि एक न्यूट्रिएंट्स है। और जो फैट्स होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको फ्यूल कहा जाता है बॉडी का, या कहें तो न्यूट्रिएंट्स को ही बॉडी का फ्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और ये क्या है कि हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो इनको इसलिए कहा गया है फ्यूल ऑफ एनर्जी। फ्यूल ऑफ हमारी ह्यूमन बॉडी का किसको कहा गया है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को। वहीं अगर बात करें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नीडेड बाय द बॉडी, ये बात हो रही है प्रोटीन की। क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए कहा गया इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन को क्या कहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी को रिजनरेट के लिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की। तो ये सारे वर्क हमारे आते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, इसलिए न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन का वर्क समझेंगे हम सबसे पहले। इट्स फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट फूड सो दैट it can be absorbed into circulation and then used by the body cells। तो इस बेसिकली फंक्शन क्या है डाइजेशन का, तो डाइजेशन का फंक्शन ये है कि जो हम फूड लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करना और इस तरीके से ब्रेक डाउन करना कि वो हमारा जो सर्कुलेशन हो रहा है फ्लूइड का उसके साथ वो अंदर जाके एब्जॉर्ब हो पाए और हमारे बॉडी के सेल्स तक जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो सेल्स हमारे गेन कर ले। तो इसलिए ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस के अंदर दो चीज़ कंसिस्ट करता है ये, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है एक्सेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से लेकर जब हम उसको वेस्ट निकालते हैं वहाँ तक एक्सक्रीट करते हैं, वहाँ तक जो भी ऑर्गन उस पाथ के बीच में आते हैं उस पूरे पाथ को क्या कहा गया है, एलिमेंट्री कैनाल। एक मैं आपको डायग्राम लगा के दिखाता हूँ, उससे समझ में आएगा थोड़ा आपको।
तो आप देखिए डायग्राम, और एलिमेंट्री पाथ का मैंने दिखाया। सबसे पहले जब हम कोई चीज़ टेक करते हैं या फूड लेते हैं तो सबसे पहले आता है माउथ में, फिर फेरेंक्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। रेक्टम यूज़ होता है बैक साइड के लिए, एनस यूज़ होता है फ्रंट साइड के लिए। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का पाथ है। फूड यहाँ से हम लेते हैं, उसके बाद ये इस पाथ से होते हुए वो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस पाथ को आप ध्यान रखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इस पाथ को ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे एसेसरी ऑर्गन्स की। जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं ये आउटसाइड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वहीं सटे हुए होते हैं, या कहीं की आउटसाइड भी होते हैं और सटे हुए होते हैं, उसके मतलब बराबर में लगे हुए होते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, पेनक्रियाज होता है और एक लीवर होता है। जो सलेवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, रिलीज करता है। वहीं अगर लीवर की बात करें तो बाइल जूस बनाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, ये एंटर कर जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ये एंट्री कर जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, कर जाते हैं किसके द्वारा, ये कर जाते हैं कनेक्टिव डक्ट्स के द्वारा। ये जो एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज ने बनाए, लीवर ने बनाए, ये क्या कर जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में एंट्री कर जाते हैं थ्रू कनेक्टिव डक्ट्स। आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखेंगे इस डायग्राम में, जैसे आप देख रहे हैं गोल गोल है, तो किस तरीके से जो कनेक्टिव डक्ट्स हैं इनके थ्रू ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये एलिमेंट्री कैनाल में एंटर कर रहे हैं और वहाँ पर जाके क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप समझ पाए इसको, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स को। तो ये दो मेन पार्ट हैं डाइजेशन के। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारी बॉडी के लिए जो केमिकल एक्टिविटी जो नेसेसरी होती है या नीड होती है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। जो केमिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर होती है तो ये दो प्रकार से होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो होती है जिसके अंदर क्या होता है कि चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, तो वो है एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म वो होता है जिसमें चीज़ों को अलग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो होता है कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म मतलब उनको मिला के एक कर देना एनाबॉलिज्म, और उनको तोड़ के अलग कर देना कैटाबॉलिज्म। ये आप समझिए। और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे जो हम फूड लेते हैं वहाँ क्या होता है कि अंदर जाके वो टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये क्या है कि ये कैसी एक्टिविटी है, ये कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी है। तो गाइस इस वीडियो में जो मैंने आपको अभी तक समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। और अभी हम अपना यही टॉपिक ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी की लास्ट 15 मिनट की एक क्लास आएगी, उसमें में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक चैनल को पहुँचाएँ और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।